अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, किसी भी चीज़ को अगर आपने पीक लेवल पर लेकर जाना है या टॉप पर लेकर जाना है, उसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, वो फिर आपकी हार्ड वर्किंग हो, आपके डिसीजंस हो, आपकी रूटीन हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट हो, जो मर्जी चीज़ हो, उसके लिए कंसिस्टेंसी जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका वो गोल, आपका वो ऑब्जेक्टिव मीट करना है। तो इसी तरह का जो सिनेरियो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या पाकिस्तान टीम के लिए हमेशा से देखा जाता है। और बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स हो गए, क्रिकेट एनालिस्ट हो गए, वो जब भी पाकिस्तान के लिए कोई एडवाइस करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो वो बोलते हैं कंसिस्टेंसी। वो फिर पीसीबी चेयरमैन के लिए हो, वो फिर पाकिस्तान के हेड कोच के लिए हो, पाकिस्तान के कप्तान के लिए हो, या फिर किसी प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो, कंसिस्टेंसी उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी आपका वो ऑब्जेक्टिव, आपका वो गोल है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर दो नई अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो होने जा रही हैं। जी हाँ, वैसे तो अगर पर्सनली आप मेरे से पूछें तो मैं इन दोनों अपॉइंटमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछले कुछ अरसे से हमारे बहुत से फैंस की, बहुत से क्रिकेट एनालिस्ट की, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइस थी कि भाई इन दोनों प्लेयर्स में से किसी एक प्लेयर को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इंटैक्ट किया जाए, अपॉइंट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो इसके ऊपर काम नहीं धर रहा था। लेकिन अब आज जो खबरें सामने आ रही हैं वो यही है कि इन दोनों प्लेयर्स को दो अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन मेरा सबसे पहले एक चीज़ जिसके ऊपर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है, आखिरकार कितने दिन के लिए वो टाइम फ्रेम जो है वो डिसाइड कर दें, 1 महीने के लिए, एक सीरीज़ के लिए, या 1 साल के लिए, या फिर 2 साल के लिए। क्योंकि आप अगर उनको लेकर आ रहे हैं और फिर एक सीरीज़ के बाद उनको फिर चेंज करके किसी और को लाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से फिर उनको लाने का फ़ायदा कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे पाकिस्तान के रेड बॉल के हेड कोच की तकरीरी होने जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर इंटरनेशनल, जी हाँ, उनकी भी तकरीरी जो है वो होने जा रही है। और उसके साथ साथ इन दोनों का क्या रोल होगा, एक्स्ट्रा रोल्स जो है वो भी डिफाइन किए जाएंगे। तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चैनल पर नहीं आएगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनुस खान, जी हाँ, जो कि पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन हैं, फातेह कप्तान हैं, उनको एक बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर रेड बॉल हेड कोच की अहम जिम्मेदारियां देने का फैसला किया गया है। इससे पहले ये जिम्मेदारियां जो थीं पाकिस्तान को बांग्लादेश सीरीज से पहले सरफराज अहमद को अपॉइंट किया गया था। और उस वक्त हमने कहा था कि भाई सैफी भाई एक कोच, एक मेंटोर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी वो शाहीन्स के साथ हैं, पाकिस्तान ए के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन इतनी जल्दी आप अगर उनको पाकिस्तान की मेन टीम के ऊपर लेकर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से एक तो ये डिसीजन बहुत अर्ली था, और दूसरी चीज़ अगर आप लेकर आए थे तो भाई फिर थोड़ा टाइम तो देते कि कम से कम सरफराज अहमद जो है वो टीम के साथ बॉन्डिंग बिल्ड करते, कम से कम उनको काम करने का मौका तो मिलता। लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जल्दी थी, और जल्दी मेरे ख्याल से इतनी थी कि उन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेश सीरीज़ के ऊपर सैफी भाई के हवाले से डिसीजन कर लिया कि भाई सैफी जो है ना वो रेड बॉल के हवाले से ठीक नहीं है। यानी कि हमारे मामलात वो हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो नासी। यानी वो हमारे यहाँ पर अक्सर चाइना प्रोडक्ट के हवाले से ना, यानी कि एक मिसाल है कि चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। तो सिंपल जो है ना ये फार्मूला जो है ये इस वक्त फिट किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। दूसरी तरफ यूनुस खान को बतौर पाकिस्तान के रेड बॉल हेड कोच के लिए अपॉइंट जहाँ किया गया वहाँ पर उनको एक्स्ट्रा तौर पर सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी उनको प्रॉपर जो है उनका रोल होगा, सिलेक्शन के अंदर उनका रोल होगा, और वो सिलेक्शन से रिलेटेड जो है वो डिसीजन भी कर सकेंगे। दूसरी तरफ जहां पर सरफराज अहमद को उतारा जा रहा है वहीं पर
पाकिस्तान के रेड बॉल के कैप्टन शान मसूद साहब के हवाले से भी डिसीजन सामने आ रहा है कि उनको भी जो है वो उतारा जाएगा। अब उनकी जगह क्या सलमान अली आगा को मौका मिलेगा, साउथ शकील को मौका मिलेगा, या फिर एक दफ़ा फिर बाबर आजम को दोबारा एज अ टेस्ट कैप्टन आजमाया जाएगा। जी हाँ, ये तीनों प्लेयर जो हैं वो फेवरेट हैं पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट के लिए बतौर कप्तान। लेकिन मेरा फिर मानना है, क्योंकि बहुत से हलकों से ये अपडेट आ रही है कि शान मसूद ने इंग्लैंड वाली जो टेस्ट सीरीज़ है तब तक के लिए उन्होंने टाइम मांगा है कि काइंडली मुझे जो है वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज़ है उस तक जो है मुझे मौका दिया जाए कि मैं बतौर कप्तान जो है इंग्लैंड वाली सीरीज़ खेलना भी चाहता हूँ और पाकिस्तान के लिए जीतना भी चाहता हूँ। क्योंकि शान मसूद का अगर बतौर प्लेयर रिकॉर्ड देखा जाए तो इंग्लैंड के अंदर काफ़ी बेहतर है, काफ़ी नहीं बहुत बेहतर है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शान मसूद के साथ जो बात है वो किस हद तक बनती है। दूसरी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अपॉइंटमेंट होने जा रही है वो होने जा रही है डायरेक्टर इंटरनेशनल के हवाले से। आपको शायद याद होगा पाकिस्तान के एक डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं जो कि अभी तक मौजूद हैं, उस्मान वाला साहब। उनके हवाले से एक दफ़ा फ़खर जमान ने बाकायदा तौर पर मीटिंग के अंदर कहा था कि भाई ये प्लेयर्स को तंग करते हैं, यानी कि अगर एनओसीज़ के हवाले से होता है डिफरेंट लीग्स के हवाले से तो ये एनओसी नहीं देते। प्लेयर्स के साथ ज़ाती जो हैं इनकी रंजिशें होती हैं या ग्रज होती हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लिया है कि मोहम्मद हफीज़ जो कि बतौर पाकिस्तान के हेड कोच, जी हाँ आपको शायद याद होगा जब पाकिस्तान ने टेस्ट सीरीज़ खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उस वक्त हफीज़ जो थे पाकिस्तान के टेम्परेरी तौर पर एक तरह से टीम डायरेक्टर भी थे और कोच भी थे। और शायद याद होगा उस ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ के अंदर हफीज़ की तरफ से बहुत से प्लेयर्स को फाइन किए गए थे और बड़े यानी कि प्लेयर्स जो थे वो बिल्कुल खुश नहीं थे हफीज़ के साथ। तो जिसकी वजह से T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ही हफीज़ को उतार कर जो है वहाब रियाज को एज आ टीम डायरेक्टर या एज आ हेड कोच जो था वो अपॉइंट किया गया था। फिर उसके बाद गैरी क्रिस्टन आ गए, तो फिर अप एंड डाउन जो है वो चेंजेस होती रही। अगर मैं सिर्फ आपको 2023 से लेकर अभी तक की बात करूं तो हम अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 कोच जो हैं वो बदल चुके हैं, यानी कि जड़ी नई सीरीज़ आ रही है नया कोच आ रहा है। और कप्तान का भी कोई इसी तरह का ही हाल है। बस एक T20 के अंदर सलमान अली आगा को थोड़ा टाइम मेरे ख्याल से लंबा मिल गया। अब देखना है कि अभी एशियन गेम्स आ रही हैं, इसके अंदर सलमान अली आगा बतौर कप्तान पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर हफीज़ को एज आ डायरेक्टर इंटरनेशनल जिम्मेदारी दी जा रही है वहीं पर हफीज़ का सिलेक्शन कमेटी के अंदर भी रोल होगा। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि आपके सामने की बात है कि जितनी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद की है, जितना उन्होंने इस्लाम किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजंस को, क्या और ख़ास तौर पर प्लेयर्स के हवाले से अगर मैं बात करूं, जैसे अभी PSL आया तो उन्होंने कहा वही प्लेयर रगड़े हुए प्लेयर जो है वो स्टार्स बन के सामने आएंगे। अब क्या हफीज़ के आने से क्या उन प्लेयर की सिलेक्शन दोबारा हो पाएगी जो हफीज़ की नज़र में एक समझने के यूज़लेस हैं? उसके अंदर मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं। क्या हफीज़ के होते हुए डिसीजन उसी तरह होंगे? क्योंकि उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर अब्दुल्ला शफीक भी मौजूद होंगे, उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर आकिब जावेद भी मौजूद होंगे, यूनुस खान भी मौजूद होंगे और सबसे अहम चीज़ मोहम्मद हफीज़ जो है वो भी मौजूद होंगे। मेरे ख्याल से अगर वाइट बॉल की हम बात करेंगे तो वाइट बॉल के अंदर जहाँ पर माइक हसन होंगे, जहाँ पर आकिब जावेद होंगे, अब्दुल्ला शफीक होंगे, वहीं पर मोहम्मद हफीज़ भी बैठेंगे अगर उनको सिलेक्शन कमेटी तक उनकी रसाई दी गई। और रेड बॉल के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर यूनुस खान और हफीज़ दोनों मिलकर जो है इन सारे मामला को सेटल करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है, क्या इन दोनों प्लेयर्स के आने से पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी? तो मेरा जवाब है नहीं। सिंपल स्टैंड मेरा जवाब है नहीं। आज आप सैफी भाई को कटहरे में खड़ा करें, आज आप सैफी भाई से सवाल कर रहे हैं, आज आप माइक हसन से सवाल कर रहे हैं, कल आप लोग यूनुस खान से सवाल करेंगे, आप लोग मोहम्मद हफीज़ से सवाल करेंगे। दोस्तों बेहतरी तब आएगी जब हम पूरे के पूरे इस निज़ाम को बेहतर करेंगे, कंसिस्टेंसी को लेकर आएंगे। हार जीत अपनी जगह है, हार जीत अपनी जगह है। एक दफ़ा बेहतर और पायदार डिसीजन करें और फिर उस डिसीजन पर खड़े हों। फिर आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अहम चीज़ है 2027 ODI वर्ल्ड कप। आप अगर बेहतर सिलेक्शन करेंगे, मेरिट पर सिलेक्शन करेंगे, आप लड़कों को तैयार करेंगे, आप एक यंगस्टर को कप्तान बना दें और उसको पूरी
यानी कि खेलने दे 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। प्लेयर जो खेल रहा है उसको पता हो कि भाई मैं परफॉर्म करूंगा तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में मेरी रसाई होगी। ये नहीं कि दो प्लेयर को आपने खिलाया, दो ने अच्छा खेला, आपने कंटिन्यू किया, जहां पर एक माड़ी इनिंग आई, एक जरा सी बिलो एवरेज इनिंग आई, आपने उठाया और उठाकर बाहर खेल दिया। और सबसे अहम चीज जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है पिचेस। आप अपने मुल्क के अंदर वो पिचेस बनाएं जो आपको साउथ अफ्रीका में जाकर मिलेंगी। ये नहीं कि यहाँ पर आप स्लो पिचेस बनाएं, वहां पर तेज पिचेस हैं तो फिर हमारे जो प्लेयर स्लो पिचेस के ऊपर 100 रन कर रहे हैं, 80 रन करके बल्ले लहरा रहे हैं, पता चले जब वो वहां जाए और वहां पर 150 की स्पीड से आने वाली बॉल जो है उन्हें 180 की स्पीड से आती हुई नजर आए, और फिर वही प्लेयर जो यहाँ पर हीरो बने हुए थे वो ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर जीरो के तौर पर पेश किए जाएं, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर 2023 वाले वर्ल्ड कप की तरह बिल्कुल सर झुका के 2027 से अर्ली स्टेज से जो है वो बाहर होता हुआ नजर आए। तो दोस्तों ये डिसीजन हैं जो मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत है, और सबसे अहम चीज़ है कि कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप पॉइंट जो है किसी को भी कर लें, आप जवेद मियांदाद को ले आए, शाहिद खान अफरीदी को ले आए, शुएब अख्तर को ले आए, वसीम अकरम को ले आए, इवन वकार यूनुस जो कि मेरे ख्याल से बहुत बार आजमाए गए हैं, अब जिस मर्जी को ले आए, लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंसी को नहीं अपनाएंगे तब तक पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।